हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके बीच बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास विषय को लेकर के हम उपस्थित हैं, जिसका जो चैप्टर है वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में हमको अध्ययन करना है। टॉपिक जो है वह रजिया, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से इतिहास में हम जानते हैं, जिनका कार्यकाल 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है। मात्र 4 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, उसके बारे में एक बार हम ध्यान दें। टॉपिक है, उद्देश्य हमारा है रजिया के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, रजिया का उत्कर्ष कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, रजिया का राज्यारोहण कैसे हुआ, इसके बारे में इस टॉपिक के माध्यम से हम सभी आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं रजिया, जिसका कार्यकाल 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक का कार्यकाल, मात्र 4 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, इस पर हम सभी ध्यान दें। इल्तुतमिश की बड़ी पुत्री, जिसे रजिया के नाम से हम सभी जानते हैं, वह बाल्यकाल में ही अपने पिता के प्रति समर्पित थी और बाल्यकाल से ही अपने पिता के क्रियाकलापों कार्यों से बहुत ही प्रभावित थी और वह धीरे धीरे अपने पिता के संपर्क में रहते रहते जो राज्य से संबंधित जो भी प्रशासनिक या अन्य जो भी जानकारी चाहिए, वो सभी उसने पिता के संपर्क में रहते हुए उसने सब धीरे धीरे प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश के अन्य पुत्र थे, जिसमें उनका एक मुख्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, जो युद्ध काल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो अन्य पुत्र थे वह विलासी थे और दुर्बल थे, राज्य क्षेत्रों में विशेष अपने कार्यों का योगदान नहीं देते थे। हम बाल्यकाल की बात करें तो बाल्यकाल में जैसे इल्तुतमिश ने अपने समस्त बालकों पुत्रों को एक समान शिक्षण व्यवस्था प्रदान की, ठीक उसी प्रकार उसने रजिया को भी शिक्षण व्यवस्था प्रदान की। इसके साथ साथ शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ, क्योंकि यह जो समय है यह दास वंश का समय चल रहा था और सिर्फ शिक्षण से ही कार्यों का संपादन नहीं हो सकता था, शिक्षण के साथ साथ सैनिक योग्यता भी होनी आवश्यक थी। इस नाते उसने समस्त पुत्रों के साथ साथ अपनी पुत्री को भी सैन्य शिक्षण से लेकर के घुड़सवारी, तलवार चलाना, भाला फेंकना, इन समस्त क्रियाकलापों में सिद्धहस्त प्रदान किया। ऐसे में रजिया अपने गुणों से, अपने कार्यों से बाल्यकाल में ही अपने पिता को बहुत ही प्रभावित किया था, जिसके नाते इल्तुतमिश का ध्यान अपने पुत्रों की अपेक्षा अपनी पुत्री रजिया की तरफ विशेष रूप से आकृष्ट था। ऐसे में रजिया ने अपने गुणों व कार्यों से अपने पिता को बहुत ही प्रभावित किया। इसके साथ साथ घुड़सवारी, तीर चलाना, सैन्य संचालन आदि तमाम प्रकार के क्रियाकलापों से उसने सबका मन मोह लिया था। और पिता
इल्तुतमिश को भी लगने लगा कि हमारे न रहने पर हमारी पुत्री रजिया ही सल्तनत काल की उत्तराधिकारी होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके अन्य पुत्र थे वह दुर्बल थे, अयोग्य थे, विलासी थे। हालांकि वो भी सब इन सभी कार्यों में निपुण थे, लेकिन जो एक गुण होनी चाहिए उन गुणों का उनके अंदर अभाव था। इस नाते इल्तुतमिश का ध्यान रजिया की तरफ अधिक था। मिनहाज उज सिराज ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है कि रजिया योग्य और अयोग्य दोनों थी। ध्यान देने की जरूरत है, रजिया योग्य और अयोग्य दोनों थी। उसमें न्यायोचित, राज्योचित सभी गुण विद्यमान थे, परंतु उसका जन्म एक पुरुष योनि में हुआ था, यानी कि पुरुष योनि में उसका जन्म पुरुष योनि में नहीं हुआ था, बल्कि स्त्री योनि में हुआ था। और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी, क्योंकि जो हमारा समाज था उस समय वह पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुष वर्गों की प्रधानता थी। कोई भी व्यक्ति महिला के अंडर में रह करके कार्य करना नहीं चाहता था। तो जिसके नाते उसकी बारे में मिनहाज उस सिराज ने जो कहा है वो कहा है कि उसका स्त्री योनि में जन्म लेना ही सबसे बड़ी दुर्बलता थी। आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि उसके उत्कर्ष के बारे में। 1231 से 1232 के कार्यकाल में इल्तुतमिश ग्वालियर विजय की तरफ अभियान करता है और ग्वालियर विजय के अभियान के समय इल्तुतमिश अपने राज्य की समस्त कार्यों की देखभाल करने के लिए रजिया को सुपुर्द करके वह ग्वालियर विजय अभियान की तरफ अग्रसर हो जाता है। रजिया अपने कार्यों से, अपने तौर तरीकों से साम्राज्य की जो भी समस्याएं थीं उन सभी समस्याओं का बखूबी निर्वहन करके दिन प्रतिदिन साम्राज्य में एक बेहतरीन व्यवस्था को देने में, उसे अमली जामा पहनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन रजिया ने करके दिखाया। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश जब वापस आया तो उसने देखा कि रजिया की वीरता, रजिया की योग्यता, उसकी कार्य पटुता से इल्तुतमिश बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने मन ही मन यह सोच लिया, यह ठान लिया कि हम अगला उत्तराधिकारी रजिया को ही हम बनाएंगे। ऐसे में मिनहाज उस सिराज ने कहा भी कि सुल्तान के निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण और समयानुकूल था। बुद्धिमत्तापूर्ण और समयानुकूल था, समय के अनुसार, क्योंकि वह चाहता था कि अब रजिया ही दिल्ली सल्तनत की शासिका बने। क्योंकि उसका एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसकी हत्या हो गई थी और हत्या होने के बाद जो उसके अन्य पुत्र थे वह योग्य नहीं थे, उनके अंदर विलासिता की भावना अत्यधिक थी। वह साम्राज्य को एक सशक्त आधार जो इल्तुतमिश ने स्वप्न देखा था उसे पूरा करने में असफल सिद्ध हो रहे थे। ऐसे में उसने रजिया के तरफ दिल्ली सल्तनत को एक बेहतरीन आयाम देने के लिए सोचा और उसने इल्तुतमिश ने रजिया के तरफ ध्यान दे करके उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसे में तमाम प्रकार के अमीर वर्ग, तुर्क वर्ग ने इसका विरोध किया और उन लोगों ने कहा कि इल्तुतमिश के अन्य पुत्रों के होते हुए एक रजिया यानी कि एक महिला को शासक के गद्दी पर बैठाना यह न्यायोचित नहीं है। ऐसे में ही मिनहाज उस सिराज ने कहा था कि सुल्तान के निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण और समयानुकूल थे, क्योंकि समय और परिस्थिति की मांग यही थी कि रजिया ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। आगे चल करके रजिया का बड़ा विरोध हुआ, लेकिन अंततोगत्वा इल्तुतमिश ग्वालियर विजय के बाद जब वो दिल्ली सल्तनत वापस लौटने के बाद ही उसने अपने उत्तराधिकार की घोषणा रजिया के रूप में कर दी।
आगे चलते हैं, उसके राज्यारोहण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि उसका राज्यारोहण कैसे हुआ। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि रजिया का भाई भी था और इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था, जिसकी हत्या के पश्चात 6 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाने के बाद रजिया आगे चल करके अपने पिता के पद चिन्हों पर चल करके साम्राज्य को एक व्यवस्थित आधार देने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, क्योंकि उसका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का था। इन 4 वर्षों में उसे तमाम प्रकार की आंतरिक से लेकर के बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके नाते उसका जो भी समय था वो सभी समय युद्धों में ही व्यतीत हो गया। वह जब दरबार में उपस्थित होती थी तो वह पुरुषों के समान कुबा और कोट यानी कि मुकुट और कोट धारण करके पर्दा प्रथा को त्याग करके साम्राज्य में उपस्थित होती थी और अपनी सभी साम्राज्य में जो भी समस्याएं थीं उन समस्याओं को समाप्त करके एक नया आयाम प्रस्तुत की। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अभी तक कोई भी महिला शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठा था। तो इल्तुतमिश ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसका आगे चल कर के तमाम इतिहासकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उसकी स्त्री योनि में जन्म लेना उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता के बारे में कहा है। इसके साथ ही साथ 6 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया दिल्ली सल्तनत की शासिका बन बैठी। उसके बाद उसने अपने समस्त कार्यों के द्वारा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया और उसने अपने बेहतरीन तौर तरीके से, क्योंकि उसके अंदर समस्त गुण विद्यमान थे जो एक शासक के अंदर गुण होने चाहिए, न्याय से लेकर के युद्ध कला से लेकर के सैन्य संचालन से लेकर के हर क्षेत्रों में यह एक प्रवीण थी। इस नाते रजिया का नाम इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। थैंक यू आज के वीडियो के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।